नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक अत्यंत करुण हृदयस्पर्शी कहानी है। कहानी लिखी है अनजान जी ने। कहानी का नाम है मातम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बरसों बाद बेटा बहू वृद्धाश्रम में अपनी माँ को लेने गए। आज उनको अचानक से अपनी माँ की याद क्यों आई कि उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। जब बेटे बहू गाड़ी में से उतरकर वृद्धाश्रम पहुंचे तो मैनेजर साहब बोले, आपको किससे मिलना है? आपको पहली बार यहाँ देखा है। पहले तो आप कभी किसी से मिलने आए नहीं। हमको निर्मला जी से मिलना है। हम निर्मला जी के बेटे और बहू है। निर्मला जी? अच्छा, हाँ हाँ, वो तो सालों से यहीं रहती आई है, लेकिन कभी उनसे कोई मिलने नहीं आया। ना ही कभी उन्होंने ही अपने बेटे और बहू के बारे में बात की। ठीक है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं उनको अभी भेजता हूँ। ये कहकर मैनेजर अंदर चले गए। जाकर बुजुर्ग महिलाओं में से निर्मला जी को आवाज लगाने लगे। निर्मला जी, आपके बेटे और बहू आपसे मिलने आए हैं। मैनेजर साहब की बात सुनकर निर्मला जी पहले तो कुछ देर के लिए चुप खड़ी रही, फिर अपने बेटे से मिलने के लिए बाहर आई। मैनेजर साहब बाहर ही आ गए थे और उन लोगों की बातें सुनने की और समझने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्होंने देखा कि उन तीनों के बीच में काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। एकदम चुप्पी, कोई भी नहीं बोल रहा था। निर्मला जी अपने बेटे बहू को देखते ही गुस्से से आंखें लाल पीली करती हुई बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम दोनों का शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेटा आकाश उनसे बोला, माँ, अंदर के कमरे में चलते हैं, वहां बैठकर शांति से बात करते हैं। माँ, हम तुमको इस वृद्धाश्रम से अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। आखिर कब तक हमसे नाराज रहोगी? अब जो हो गया उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम अपने किए पर बड़े शर्मिंदा हैं। अब आपको घर चलना पड़ेगा। माँ, पता है आप दादी बन गई हो। आपका एक पोता है छोटा सा। पोते को अपने प्यार और आशीर्वाद से दूर मत रखो। माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बहू रूपा भी बोली, हाँ माँ जी, हमें आपकी जरूरत है और अब तो आपके पोते को भी दादी के प्यार की जरूरत है। लेकिन निर्मला जी गुस्सा हो गई और अपने बेटे को वृद्धाश्रम से चले जाने के लिए बोली। बेटा चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद में वह फिर वृद्धाश्रम में आ गया और इस बार तो वह अकेले ही आया था। फिर कहने लगा, माँ, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर क्षमा भी मांगता हूँ। अब तो निर्मला जी का खून खौल उठा और वे ऊंचे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुझे समझ में नहीं आता? मैं जब घर नहीं जाना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो इतना बुलंद आवाज में बोली कि मैनेजर साहब कमरे से बाहर निकल कर आए और उनकी सारी बात उनके कानों में भी पड़ी। वृद्धाश्रम के अन्य कर्मचारी भी मैनेजर साहब से पूछने लगे, ये क्या यहाँ रोज रोज तमाशा लगा लेते हैं ये लोग? मैनेजर साहब बोले, यह निर्मला जी का बेटा है। रोज अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आता रहता है, पर पता नहीं क्यों निर्मला जी हर बार मना कर देती हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। दुनिया कहती है कि बेटों की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ तो माँ ही गलत है। देखो ना, बेटा बार बार माँ को लेने आ रहा है, पर कैसी माँ है? यह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझती, बार बार उसको धुतकार के भगा देती हैं। वृद्धाश्रम के सारे कर्मचारी हैरानी से माँ बेटे के बीच होने वाले वार्तालाप को सुनते। आकाश ऐसे 3-4 बार आया और अपनी माँ को लिए बिना ही वापस घर चला गया। मैनेजर साहब उसे जाते हुए देखते रह जाते। जब वह घर पहुंचता तो उसकी पत्नी रूपा बोलती, क्या हुआ जी, माँ जी आ गई? नहीं, आज भी उन्होंने मना कर दिया। रूपा मुंह बनाते बोलती, मैं तो जानती थी कि माँ जी नहीं आने वाली, पर तुम ही अपने जिद पर अड़े थे कि माँ को मैं मना लूंगा और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। रूपा, माँ हमसे बहुत नाराज है। थोड़ा समय तो दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर एक माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रह सकती है? देखना, वह इस घर में एक दिन जरूर आएगी। उधर वृद्धाश्रम के मैनेजर मिस्टर कपूर निर्मला जी के पास गए। बोलने लगे, माँ जी, आप ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछ लो बेटे। ये जो रोज आपसे आपका बेटा मिलने आता है, आपका बेटा ही है या कोई और है? वो मेरा बेटा ही है।
ऐसे बेटे तो भगवान हर किसी को दे माँ जी। बड़ी मुरादों से ऐसे बेटे मिलते हैं। आपकी भी किस्मत खूब अच्छी है माँ जी कि आपको रोज मनाने वो इतनी दूर से आता है। नहीं तो वृद्धाश्रम में ऐसी बहुत सी माएँ हैं जिनके बेटों ने आज तक मुड़कर कभी झांका तक नहीं। लेकिन आपका बेटा तो वृद्धाश्रम में आता है और आपको घर वापस लेकर जाना भी चाहता है। आप तो बहुत खुश नसीब है माँ जी। निर्मला जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर के बाद रोते रोते कहने लगी, हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। एक हफ्ते के बाद आकाश फिर से इस बार अपने बेटे के साथ आया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अब तो अपना तमाशा बंद करो, कितना परेशान करोगी। अब इस बार आपको घर चलना ही पड़ेगा। देखो, आपको आपके पोते की कसम। पोता उनके गोद में थमाते हुए वह बोला। निर्मला जी बोली, मुझे अपने पोते की झूठी कसम मत दे। फिर रोते हुए कहने लगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों को देखना भी नहीं है। तभी मैनेजर साहब भी अंदर कमरे में आ गए। रोज रोज का यह नाटक देखकर वो भी थक चुके थे। बोले, भैया, जब माँ जी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आप इनको क्यों परेशान करते हैं। आप लोग रोज रोज वृद्धाश्रम में आकर तमाशा क्यों करते हो। वो मेरी माँ है सर, मैं नहीं चाहता कि वह वृद्धाश्रम में रहे, इसलिए आप हमें उनको मनाने दीजिए। निर्मला जी बोली, मैंने तुम लोगों से 1000 बार बोला है कि मुझे घर नहीं जाना है, लेकिन तुम लोग को ये बात समझ में ही नहीं आती। क्यों बार बार यहाँ चले आते हो। जाओ यहाँ से। माँ के कठोर शब्द सुनकर आकाश चला गया। अब तो मैनेजर के सब्र का बांध भी टूट गया। माँ जी, मुझे इतने साल हो गए इस वृद्धाश्रम में काम करते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ को इतनी बार लेने वृद्धाश्रम आए। आप क्यों नहीं जा रही है माँ जी। निर्मला जी अपने अतीत की बातों को मैनेजर साहब को सुनाने लगी। बोली, बेटा, बात उन दिनों की है जब मेरे बेटे बहू की शादी को 2 साल हो गए थे और वह शहर में अपने एक किराए के फ्लैट में रहते थे। निर्मला जी खुद और उनके पति मनोहर जी गांव में आराम से रह रहे थे। तभी मैनेजर को किसी कर्मचारी ने किसी काम से बुलाया। वो उधर ऑफिस की तरफ चले गए। इधर जब आकाश घर पे पहुंचा तो रूपा बर्तन पटक पटक कर अपना गुस्सा दिखाने लगी। आकाश का ऑफिस जाने का समय हो चुका था। उसने रूपा को मनाया। अरे रूपा, तुम इतनी गुस्सा क्यों होती रहती हो। क्या बात है, साफ साफ क्यों नहीं बताती। आखिर कितने दिन तुम्हारी माँ को मनाने में लग जाएंगे तुम्हें। अरे रूपा, अब देखो, मैं इतनी बार जा चुका हूँ ना, अब तो मैनेजर साहब भी माँ को समझाएंगे, आखिर माँ मानी जाएंगी। ये कहकर आकाश ऑफिस चला गया। थोड़ी देर में मैनेजर साहब वापस निर्मला जी के पास आकर बैठ गए। बोले, अब बताइए माँ जी, क्या हुआ जो आप इतनी गुस्सा है अपने बेटे से। निर्मला जी फिर बताने लगी, हम लोग तो बड़ी संतुष्टि के साथ अपने गांव में रह रहे थे। जितना था जैसा था उसमें हम लोग खुश थे। लेकिन हमारी बहू रूपा दिखावा पसंद और बड़ी फिजूल खर्च स्त्री है। वो आकाश पर हमेशा गुस्सा रहती कि वह एक नया फ्लैट खरीद क्यों नहीं लेता, जिसमें आकाश अपनी मजबूरी बताता। तब रूपा उससे कहा करती कि मैंने कितनी बार बोला है कि माँ और बाबूजी से बोलकर घर बेच दो, गांव का खेत बेच दो, जिससे कि हम आने वाले पैसे से एक अच्छा बढ़िया फ्लैट ले लेंगे। तुम्हारी तो खुद की इतनी आमदनी नहीं है कि हम अच्छे से रह सके। तुम्हारी सैलरी में से आधा तो हिस्सा घर का किराया देने में चले जाता है, आधा घर के राशन पानी में खर्चे हो जाता है। आकाश उसे समझाते हुए थोड़ा डांटते हुए कहता, अरे तुम भी तो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों का देखे देखी मेकअप, कपड़े, महंगे से महंगी चीजें खरीदने में लगी रहती हो। हर काम के लिए तो तुमने घर में मेड लगा रखी है। अरे हम दो तो आदमी हैं, तुम भी तो थोड़ा बहुत काम कर सकती हो ना। लेकिन तुम्हें मौज मस्ती से पार्टियां उड़ाने से फुर्सत मिलती, तभी तो तुम कुछ काम करोगी, हाथ पैर हिलाओगी, तभी तो कुछ पैसे बचेंगे। अरे थोड़ा खर्चे पर कंट्रोल करो, तब तो पैसे जुटा पाओगी। शहर में तो वैसे ही फ्लैट कितने महंगे होते हैं। हाँ हाँ, मालूम है आकाश, तुम्हारी सैलरी से तो कुछ भी होना मुश्किल है। इस तरह से रूपा रोज रोज पति के साथ में क्लेश किया करती। एक दिन उसने बातों बातों में ही आकाश को धमका दिया कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, माँ बाबू से घर बेचने के लिए नहीं बोला, तो वो घर छोड़ के चल देगी और तलाक भी ले लेगी। फिर भरते रहना हर महीने मेंटेनेंस। रूपा की ये धमकी सुनकर आकाश सहम गया। बोला,
ठीक है रूपा, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो दिवाली आ रही है तो ऑफिस में छुट्टी होने वाली है। इस बार हम गांव चलते हैं कुछ दिनों के लिए। दोनों ने आपस में कुछ तय किया और गांव पहुंचे। उन्हें देखकर निर्मला जी और उनके पति मनोहर जी बड़े ही खुश हो गए। दिवाली भी आने वाली थी। बहू जब गांव के घर में पहुंची तो उसने रोज के थोड़े बहुत काम करने वाली जो मेहरी थी उसकी छुट्टी कर दी। तब निर्मला जी आश्चर्य में बोली, अरे बहू, तुम तो इतना लंबा सफर तय करके आई हो, आज मेहरी को छुट्टी क्यों दे रही हो? रूपा ने उनको मक्खन लगाते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब आपके घर की बहू आ गई है। आप खुद भी एक चम्मच इधर से उधर ना करें और ना ही महरी को रखें। मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और किचन में जाकर सारा काम निपटा दूंगी। थोड़ी देर में किचन में चली गई रूपा और सास ससुर के लिए उनके पसंद का नाश्ता बनाया। बड़े प्रेम से सबको खिलाया भी। निर्मला जी के कपड़े धोए, घर की साफ सफाई वगैरह कामों में जुट गई। इस तरह एक के बाद एक काम वह करती रही और हंस के करती रही। निर्मला जी ने सोचा कि बहू शहर की होकर भी कितनी समझदार है, कितनी कामकाजी है, एक बेटी से बढ़कर हमारा ख्याल रख रही है। उधर निर्मला जी ने कहा, नौकरानी की तो तूने छुट्टी कर दी बहू, लेकिन पिताजी की तो तबीयत सही नहीं रहती है, घुटने में दर्द बना रहता है और बुढ़ापे की वजह से मुझसे भी ज्यादा काम होता नहीं, इसलिए तो मेहरी लगा रखी थी। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, सांस फूलने लगती है मेरी। रूपा हंसते हुए बोली, माँ जी, मेरे रहते आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश भी बोला, पिताजी आपकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, आप ठीक से खेत का काम भी नहीं संभाल पाते हैं। चलिए अब से मैं देखता हूँ आपके काम को। और वह खेतों में मजदूरों की संख्या को बढ़ाकर आ गया। कुछ ही दिनों में फसल अच्छे से लहराने लगी। पिताजी, अब से आप बाजार जाकर सब्जी राशन कुछ नहीं लाएंगे, आपसे ज्यादा चला भी तो नहीं जाता है। जब तक मैं हूँ आप बेफिक्री से रहिए। इस तरह बेटे बहू दिन रात माता पिता की सेवा करते रहे। रूपा तो दिन भर माँ जी से ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसे कहकर सासू माँ की सेवा में लगी रहती, उनके आगे पीछे घुमा करती। निर्मला जी तो ऐसी बहू पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी और सोचती कि भगवान, मेरी बहू कितनी अच्छी है, इसे किसी की नजर ना लगे। जब तक रात को रूपा उनके पैरों की मालिश न करती सोती नहीं थी। निर्मला जी उससे कहती, बहू तू भी तो थक गई होगी, जा थोड़ा आराम कर ले। लेकिन रूपा कहती, नहीं माँ जी, माता पिता के चरणों में तो भगवान होते हैं, मुझे भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वह जी जान से निर्मला जी और उनके पति मनोहर जी की सेवा करती रहती और अपनी मीठी चुपड़ी बातों से उनके जमीन जायदाद, गहने कपड़े, पैसे आदि सब की जानकारी लेती रहती। इधर निर्मला जी और मनोहर जी रात को आपस में बातचीत कर रहे थे। हम तो खामखा ही ऐसा सोच रहे थे कि अमीर खानदान की लड़की से हमारे बेटे की शादी हुई है तो वो तो घमंडी होगी, पर देखो अपनी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है हमारी बहू। सच कहती हो भगवान, और हमारा बेटा भी शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदला, वो तो पहले से ज्यादा संस्कारी हो गया है। एक दिन सुबह उनके पड़ोसी घर आए तो रूपा ने उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। रमेश काका बैठिए, बोलिए आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या लस्सी, या बोली तो मैं आपके लिए प्याज के पकोड़े बना दूं, आप हुक्म तो कीजिए। अब तो रमेश काका का दिल भी बाग बाग हो गया। अरे मनोहर, तेरी बहू तो बड़ी संस्कारी है, शहर की है, पढ़ी लिखी है, फिर भी कितना बड़ों को मान सम्मान देती है। तू तो बहुत खुश नसीब है भैया। अपने बेटे बहू की प्रशंसा सुनकर मनोहर जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे गांव में सर ऊंचा करके मनोहर जी चलते फिरते। उनका सीना अपने आप ही हमेशा तना हुआ रहता। अपनी बहू का प्रेम और वात्सल्य देखकर अब तो निर्मला जी मनोहर जी को अपने बेटे बहू के संग शहर जाकर रहने का इरादा बना लिया था। वे यही सब सोच रहे थे कि एक दिन मनोहर जी ने पूछा, बेटा, तेरे किराए के घर में कितने कमरे हैं? पिताजी, सिर्फ दो ही कमरे, एक मेरा कमरा है और एक किचन है और एक छोटा सा स्टोर रूम है। उसमें भी कोई मेहमान आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी तो हम लोग दो ही हैं, चल जाता है काम कैसे तो भी, लेकिन सोचता हूँ कि कल को परिवार बढ़ा तो बड़ी दिक्कत होगी। आपको तो पता ही है कि शहर में भाड़ा भी कितना ज्यादा होता है। मैं तो सोचता हूँ कि आप दोनों को भी मेरे साथ ले चलो। मेरा तो आधा तनख्वाह केवल किराया भरने में चला जाता है, जो थोड़ा बहुत बचता है तो हम मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से उसमें अपना घर चला पाते हैं। कभी कभी तो कामवाली का पैसा रोक लेते हैं। आकाश ने उदासी भरी स्वर में कहा तो मनोहर जी बोले, बेटा तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी।
अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने गांव के घर खेत को बेचकर शहर में एक अच्छा घर ले लूँ और तुम लोगों के साथ ही रहूँ। सब साथ में रहेंगे, मिलजुल कर तो अच्छा लगेगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा वहाँ शहर में। आकाश के मन की बात जब पिता के मुंह पर आई तो वह बड़ा खुश हो गया। इसी उद्देश्य से तो वह शहर से गांव आया था। पिता ने तो उसके मन की बात खुद ब खुद कह दी थी। वैसे भी मुझसे अब ज्यादा खेती बाड़ी संभाली तो जाती नहीं। जब 10 दिनों में तुमने हम लोगों की जी जान से इतनी सेवा की है तो हमारा आने वाला बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा। इसलिए हमने तुम्हारे साथ रहने का ही फैसला किया है। रूपा और आकाश के मन की मुराद पूरी हो रही थी। खुशी के मारे उनके मन में लड्डू फूटने लगे। हाँ पिताजी, आप गांव में अकेले रहते हैं तो मुझे भी आप लोगों की चिंता सताती रहती है। आकाश ने पिता के पास बैठकर उनके पैर दबाते हुए कहा। जी पिताजी, आपने सही फैसला किया है। हम आपकी खूब सेवा करेंगे वहाँ। अगर आप हमारे संग शहर में चलेंगे तो ये खेत वगैरह सभी तो निकाल देना पड़ेगा। हाँ बेटा, वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो पिताजी, मैं अभी गांव में इधर उधर देखता हूँ, पंचों से बात कर लेता हूँ। कोई अच्छे खरीदार हो तो तलाशता हूँ। खेत और घर के अच्छे दाम लेकर हम लोग शहर में नया घर खरीद लेंगे। कुछ दिनों बाद मनोहर जी अपने घर और खेत को बेचकर अपने बेटे बहू के साथ शहर में आ गए, अपनी पत्नी के साथ, और नए फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए उसमें। 2-4 दिन तो रूपा अपने सास ससुर का जी जान से सेवा करती रही। एक दिन ससुर जी लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे क्योंकि उनको लिफ्ट का प्रयोग करना आता नहीं था। गांव में कभी देखा जो नहीं था, इसलिए उन्हें थोड़ा डर लगता था। लेकिन तभी एक अनहोनी घटना घट गई। उनके पैर फिसल गए और वह सीढ़ियों से धड़धड़ाते गिरते चले गए। उनके हाथ पैर सिर में बहुत चोट आई। खून बहुत बह गया। काफी कमजोर हो गए थे। बेटे बहू ने एक बोझ समझकर इलाज तो करवाया, लेकिन जब वह घर आए तो बिस्तर पर ही पड़ गए क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अब तो रूपा मन ही मन झल्ला उठी। उसने अपने सुख के लिए यह फ्लैट खरीदा था, ना कि बूढ़े बूढ़ियों को वहां रखने और उनकी सेवा करने के लिए। अब रूपा अपने असली रंग पर आ गई। बस वह अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती, शॉपिंग करती और कभी कभी तो पूरी रात घर पे ना आती। इस तरह से घर का सारा काम निर्मला जी के ऊपर आ पड़ा। उनको सांस फूलने की बीमारी थी, फिर भी वह जैसे तैसे हांफते हांफते अपने पति का काम करती, घर का काम भी निपटाती। भोजन बनाने के लिए उन्हें बर्तन तो साफ करने ही पड़ते थे, और जब सारे काम निपट जाते किचन के तो घर की साफ सफाई भी जैसे तैसे करती, क्योंकि उन्हें गंदगी अच्छी नहीं लगती थी। रूपा अगर घर में होती भी तो बहाने बनाते बनाते अपने सास से बहुत सारे काम करवा लेती। कभी कहती मेरे सिर में दर्द है, आप आटा गूंद कर दे दीजिए। पैरों में दर्द है, प्लीज थोड़ा पाँव में तेल लगा दीजिए। उसे ऐसा कहने में भी शर्म नहीं आती थी। हर समय कोई न कोई बहाना उसके पास में तैयार रहता था। अब तो आकाश ने भी माँ बाप की तरफ से एक तरह से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन रूपा ने रोटी और सब्जी बना ली और अपने ससुर को खाना परोसा। मनोहर जी बोले, बहू, सब्जी में नमक और तेल थोड़ा कम डाला करो, मुझे बीपी की शिकायत रहती है, तुम्हें मालूम तो है। रूपा बिफर कर बोली, पिताजी, आप शहर में आए और बस अब अपने नखरे दिखाने लगे। वैसे भी मुझे खाना बनाने का कोई खास शौक नहीं है और न ही यह सब काम मैं करने वाली हूँ। आप ज्यादा बोलेंगे तो कल से मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। और सच में रूपा ने अगले दिन से किचन में जाना ही बंद कर दिया। सास ससुर के आने से पहले रूपा ने घर में दो दो नौकरानियां रखी हुई थी जो घर का सारा काम निपटाती थी। निर्मला जी के आने पर उसने नौकरानियों की छुट्टी कर दी। हर समय ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए पिज्जा या बर्गर आदि मंगा कर खाती। निर्मला जी और मनोहर जी को तो ये सब ज्यादा पसंद भी नहीं था, इसलिए निर्मला जी को उन दोनों के लिए खाना बनाना ही पड़ता था। कभी कभार अगर खा लिया तो उन बीमार पड़ जाते। अब तो रूपा ने और ज्यादती करनी शुरू कर दी थी। जब निर्मला जी किचन में चाय बनाने के लिए जाती तो रूपा वहां से दूध हटाती थी। कभी कभी तो उनको किचन में कुछ भी बनाने को राशन ही न मिलता, क्योंकि रूपा अपने सारे पैसे बस ऐशो आराम की जिंदगी और दिखावे में खर्च कर रही थी। घर गृहस्थी में क्या है क्या नहीं, इससे उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। खुद तो होटल से मंगाकर पालक पनीर नान आदि खाती
और सास ससुर बेचारे घर की सूखी रोटी और गांव से लाया हुआ अचार खाते। कभी कभी राशन इतना कम रहता कि वह निर्मला जी अपने पति के लिए एक आध रोटी बना लेती और खुद बेचारी भूखी पानी पी कर ही रह जाती। बेटे से कुछ कहने पर बेटा बोलता, माँ अब इसमें मैं क्या करूँ, तुम सास बहू के पचड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। अब मनोहर जी को लगता कि शायद उन्होंने गांव छोड़कर गलत फैसला ले लिया है। उन्हें वो पल याद आने लगा जब वो अपनी जमीन और खेत को बेचने के लिए अपने एक मित्र के पास गए थे। उसने कहा भी था, मनोहर, धन दौलत लोग कमाते किस लिए हैं? अपने बहू बेटे के लिए ही ना। तुमको अगर उनके पास रहना है तो शौक से जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि परिवार होते ही किस लिए हैं, साथ में रहो। पर आजकल मोबाइल में अखबारों में आता रहता है कि बेटा अपनी माँ को रेलवे स्टेशन में छोड़ गया, तीर्थ बहाने से ले जाकर गंगा किनारे छोड़ गया। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए तुम अपने लिए भी कुछ पूंजी बचा कर रखना। पर मुझे तो अपने बेटे बहू पर कितना भरोसा था, मैंने उसकी नसीहत को नजरअंदाज किया। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरा बेटा और बहू तो कितने संस्कारी हैं। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। धीरे धीरे खान पान सही न मिलने के कारण मनोहर जी की तबीयत और खराब रहने लगी। बेटा बहू तो उनकी तरफ ताकते थे नहीं। एक दिन निर्मला जी बोली, बेटा पिताजी की दवा खत्म हो गई है, ला कर दे दे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कल सारी रात वह सो न पाए। इतने में रूपा उन पर कड़कती हुई बोली, माँ जी, कमाई वमाई तो कुछ होते नहीं है आप लोगों से, बस दिन ब दिन दवाई की पर्ची दिखाती रहती है। निर्मला जी आश्चर्य में उसको बोली, बहू, गांव में तो तुमने इतनी सेवा की, इतना मीठा बोला, अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग हमारा घर और खेत हड़पने के लिए वो सब जाल बिछाए थे। हाँ, समझ में आ गया ना माँ जी अब। तो यह घर छोड़कर आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या रखा है आप लोगों के लिए? बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों पड़े रहते हैं? आपको क्या लगता है कि बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, आपके पाँव में मालिश करेगी? ये सब काम तो अपनी माँ के भी ना करूं मैं, तो सास क्या चीज़ है? वो तो हमें अपना खुद का फ्लैट खरीदना था, इसलिए मैंने आकाश से कहा था कि गांव चलकर माँ जी और पिताजी से बात करते हैं। अब तो आप समझ गई ना सारी बात। यह कहकर रूपा बेशर्मी से हंसने लगी। मनोहर जी भी चुप नहीं रहे। बहू, यह मत बोलो कि यह घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है। अरे तो क्या एहसान किया है? यह घर अभी भी मेरी हाँ, यह घर अभी भी मेरी पत्नी निर्मला के नाम ही है। ओहो बाबूजी, जब रजिस्ट्री हो रहा था तो आकाश ने चुपके से मेरे साइन करवाए थे और माँ जी से किसी दूसरे पेपर पर साइन करवाए थे। और वह वकील आकाश का दोस्त था। आप लोगों को लगा बेटा बहू मेरे बड़े शरीफ हैं, इसलिए पेपर पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। ये घर के पेपर देखिए और निकल लीजिए यहाँ से। पड़े पड़े खाट पर सबको परेशान किए हैं, कमाई धमाई तो करते नहीं। इतना कहकर रूपा हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल गई। मनोहर जी रात भर यह सोच सोच कर घुटते रहे और जब सुबह निर्मला जी मनोहर जी के लिए पड़ोसी से थोड़ा दूध लेकर चाय पानी बनाकर उनके पास आई तो देखा उसके पति ने तो दम तोड़ दिया है। उनकी सांस नहीं चल रही है। निर्मला जी की जिंदगी उजड़ चुकी थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बेटे ने अपने पिता का तो अंतिम संस्कार कर दिया किसी तरह, लेकिन फिर एकदम माँ की तरफ से बेखबर हो गया। माँ की जिंदगी तो वीरान हो गई थी। उनकी जिंदगी को बेटे बहू ने मिलकर जहन्नुम बना दिया था। उनके गमी के 15 दिन खत्म होते ही बहू रूपा निर्मला जी के पास आकर बोली, माँ जी, आपका शोक बहुत हो चुका, अब घर में बहुत सारे काम है। ऐसे कमरे में यूं ही पड़े रहेंगी तो अभी बाबूजी तो लौट कर आने वाले नहीं है। देखिए, दिवाली आ रही है, ये लीजिए झाड़ू, बहुत हो चुका कमर दर्द का बहाना, बहुत तोड़ चुकी आप खाट, बहुत मना लिया शोक। अब उठिए, ये झाड़ू पकड़िए और घर में साफ सफाई करना शुरू कर दीजिए। दिवाली आ रही है, साफ सफाई के बाद में किचन में बर्तन भी पड़े हैं, बाद में उनको भी साफ कर लेना। दिवाली पर मेरी सहेलियां मेरे घर पे आएंगी, इसलिए अपनी रोनी सूरत जरा सही करो। पति के जाने के बाद में निर्मला जी ने ठीक ढंग से खाना भी नहीं खाया था। बहू ने उन्हें एक रोटी तक को तो नहीं पूछा, पर काम उनसे जबरन करवाना शुरू कर दिया। निर्मला जी वाकई बहुत कमजोर हो चुकी थी। फिर भी अपनी बहू के कहने पर वह किसी तरह से आंखें पोंछती हुई काम करती जाती।
लेकिन उन्हें बड़ी तेज भूख लग रही थी। आखिर गम हो या मातम, पेट की भूख तो सबको सताती ही है। सबको खाना बनाकर खिलाने के बाद जब वह खुद खाने के लिए बैठी तो रूपा ने आकर कहा, क्यों माँ जी, आप तो शोक मना रही थी ना, और यहाँ गरम गरम खाना और मिठाई भी खा रही हैं। बहू की जली कटी बातें सुनने से निर्मला जी को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने थाली एक तरफ सरका दी। सारे घर के कामकाज करवाने के बावजूद बहू ने एक तरह से किचन पर अपना पहरा बना कर रखा था। एक एक रोटी के लिए निर्मला जी तरस जाती, बनाती खुद, लेकिन खाने के लिए न मिल पाता उन्हें। इस तरह से जीते जीते एक दिन तंग आकर वो एक रात चुपके से वृद्धाश्रम भाग गई, क्योंकि वह घर में तो नौकरानी ही थी। उनके इस तरह से घर से निकल जाने के बाद में बेटे बहू मन ही मन खुशी हुए। उन्होंने सोचा कि चलो, अच्छा हुआ, सांप भी मर गया, लाठी भी ना टूटी। उन्होंने उनकी कोई तलाश नहीं की और ना ही कोई कहीं ढूंढने गए। कुछ महीने के बाद पता चला कि रूपा गर्भवती हो गई। वह माँ बनने वाली थी और जब 9 महीने के बाद उसको बेटा हुआ तो बेटा उसका हमेशा ही बीमार रहता। अब उसे लगा कि कोई उसे संभालने वाला चाहिए, लेकिन चाहती थी कि नौकरानी को ज़्यादा पैसा भी ना देना पड़े, बल्कि फ्री में मिल जाए। बस उसके साथ रह के खा पी कर उसके बच्चे की देखभाल करे तो बढ़िया। क्योंकि बेटे के रात भर रोते रहने की वजह से रूपा के अपने मौज मस्ती में नींद में खलल पड़ा करती। वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने में अब उसे दिक्कत आने लगी। आखिर बीमार बेटे को संभाले कि बाहर जाकर मौज मस्ती करे। आखिर थक हार कर रूपा ने अपनी सास का पता लगाना शुरू किया। तब पता चला कि उसकी सास आशीर्वाद वृद्धाश्रम में है। तब आकाश और रूपा ने वृद्धाश्रम से उन्हें घर ले आने की योजना बनाई। उन्हें लगा, माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे तो माँ तो उन्हें माफ कर ही देगी और वापस आ जाएगी और हमें मिल जाएगी मुफ्त की नौकरानी। लेकिन अब निर्मला जी बेटे बहू के झांसे में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक बार धोखा खाने के बाद में इंसान संभल ही जाता है। वो बार बार थोड़े ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। इतना कहकर निर्मला जी मैनेजर को अपनी आप बीती सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगी। मैनेजर साहब ने उनको संभाला। माँ जी, आप अपनी जगह सही है और बेटे बहू आपको नौकरानी बनाने के लिए वृद्धाश्रम से ले जाना चाहते हैं, तो अब तो उनकी खैर नहीं। निर्मला जी की दर्द भरी बातें सुनकर मैनेजर को बहुत बुरा लग रहा था। माँ जी, पहले तो मुझे लगा आप कैसी कठोर माँ है जो अपने बेटे की भावनाओं को नहीं समझ रही, पर बेटा इतना गिरा हुआ है, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब मैं भी उन दोनों की नीयत समझ गया हूँ। आप यहीं वृद्धाश्रम में बनी रहिए, आपको उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान जी की लिखी हुई कहानी मातम। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती ही हैं। अब तो वृद्धों को ये बात काफी अच्छी समझ में आ गई होगी कि अपने बुढ़ापे के लिए जरूर कुछ ना कुछ सेविंग करके रखें। भले ही बेटे बहू उनसे बहुत प्यार रखते हो, सेवा करते हो, लेकिन आंख मूंद कर पूरी धन दौलत बच्चों पर अपने रहते ना लुटा दे, बल्कि अपनी जरूरत के लिए अपने पास कुछ न कुछ हमेशा बचा कर ही रखें। बेटे बहू को भी चाहिए कि वे भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे। हालांकि हर घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी काफी घरों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। मित्रों, आप कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको कहानी कैसी लगी? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।